तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट थर्ड, जिसकी फर्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बुक कीपिंग का जो मेनली कंसर्न होता है वो है उसकी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स and classifying them। अच्छा, ये मेन हो गया। हाँ, जो उसकी मेन डेफिनेशन है वो आपको शॉर्ट में मतलब है ना, कोर आप कह सकते हैं कि यही है कि उसमें जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद आप क्लासीफाई कर देते हैं। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन bookkeeping। It starts where bookkeeping ends। यानी बुक कीपिंग के अंदर आप मेनली कंसर्न करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करके छोड़ देते हैं। अकाउंटिंग कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा माइंडफुल काम है। ये स्टार्ट तब होता है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाती है, यानी इसी का जो आपको एंड रिजल्ट निकलता है उसी के बेसिस पे आप आगे काम करते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसको जो समझने का तरीका कि भैया कौन कौन से स्टेप्स हम जो है ध्यान रखते हैं कि बुक कीपिंग है या फिर अकाउंटिंग है, तो समझने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से आती है, जो उसके पॉइंट्स है वो आप क्लियर कर देंगे कि जो है अकाउंट बुक कीपिंग किस लेवल तक काम कर रही है और अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आइए समझते हैं इसको। अच्छा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो याद होगी वैसे आपको अब तक। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है आपका आइडेंटिफिकेशन से। किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फिर होता है आपका मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और लास्ट है आपका कम्युनिकेशन। अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो समझ में आ जाएगा कि अब जो है कहाँ तक आपकी बुक कीपिंग जो है वो स्टार्ट होती है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, जो ये मेन आपके स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं, ये जो मेनली आपको समझाते हैं वो केवल समझाते हैं आपको बुक कीपिंग के बारे में। और इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं जिसमें आप समराइजिंग से लेकर कम्युनिकेशन, एनालाइजिंग, ये सब जो भी आप करते हैं वो आपको बताते हैं इसके अकाउंटिंग के बारे में। अच्छा, जब यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है, पहले बुक कीपिंग है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो बुक कीपिंग के बेस पे बनती है, इसलिए ये सारा ही अकाउंटिंग का पार्ट है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, बुक कीपिंग हमने बताई आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग हमने बताई समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन। अच्छा, अब समझते हैं, पहले डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट तो वहीं से निकल गया डिफरेंस का। सेकंड जो है, अगर हम बात करें दोनों के स्टेज के बारे में कि कौन सा पहले काम करता है। अच्छा, बिना आप रिकॉर्ड करें आप उस चीज़ को एनालाइज कैसे कर सकते हैं? यानी पहले तो रिकॉर्ड होगी, तो यानी बुक कीपिंग जो है वो आपका प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट वो काम करता है। अकाउंटिंग क्या है? आपका सेकेंडरी स्टेज है। अच्छा, दोनों में से आसान क्या है? देखिए जी, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को समझना और उसकी एक एंट्री करना, नॉर्मल फर्स्ट एंट्री करना जिसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, वो लगभग आसान माना जाता है, जो कि आप थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की प्रैक्टिस से आप समझ जाते हैं। ठीक है। क्लासीफाइंग करने तक का जो स्टेप होता है वो हम नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा आप इजी मानते हैं, जैसे आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अकाउंटिंग का पर्पस होता है, जो अकाउंटिंग का मेन काम होता है, वो होता है उस रिकॉर्ड करे हुए एंट्रीज़ में थोड़ा और डिटेल निकालना, ताकि वो आसान हो सके। अब जो ये चीज़ें हैं ना, आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है। इन चीज़ों को आप करते हो या तो ईयर एंड पे या फिर हाफ ईयर में, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है कंपनी की बीच बीच में,
तब करी जाती है चीज़ें। दूसरा, इसमें जो दिमाग है वो मेहनत इसमें भले ही ज़्यादा लगती है क्योंकि ये बेस डाटा है, ये पहले बनाओगे तभी तो उसके बेस में करोगे। सनम समय इस पर आप लगा सकते हो, लेकिन जो ब्रेन वाला जो काम ज़्यादा होता है, ठीक है, वो आपका अकाउंटिंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इतनी ही देर में हमने डेफिनेशन समझ लिया कि कितने डिफरेंस है इसके। अब हम करेंगे इसके ब्रीफ डिफरेंस ऑन द बेसिस। ठीक है, बेसिस के डिफरेंस करेंगे अब कि भैया इस बेस के ऊपर हम दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट बेसिस यानी मीनिंग से। अच्छा, मीनिंग हम ब्रीफ में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या काम होता है, इसमें काम होता है आपका आइडेंटिफिकेशन का, आपका मेजरिंग का, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। अच्छा, जब यहाँ तक हमने इसको मेन कर लिया है तो अगला क्या है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कंसर्न्ड विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा, अब बात करें अगर हम इसके सेकंड पॉइंट पे, यानी दोनों का स्टेज कौन सा, सिंपल सा है, सिंपल सी जानने वाली बात भी नहीं है, ये पहले स्टार्ट होती है। तो ये कौन सा स्टेज हुआ आपका, प्राइमरी स्टेज यानी पहला स्टेज यानी प्राथमिक। ठीक है जी, इसके बाद जो आप करते हैं वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज। अच्छा, अब हमने स्टेज की बात कर ली यानी लेवल की बात कर ली, मीनिंग की बात कर ली। अब दोनों को करने का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। तो दोनों को करने के पीछे मकसद क्या होता है आपके पीछे, वो ये है, बुक कीपिंग जो है उसका मेन कंसर्न होता है केवल और केवल आप क्या कर सके, कम से कम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सके। क्योंकि क्या होता है कि आपकी याद रखना बड़ा मुश्किल है उस चीज़ों को, तो बुक कीपिंग जो है आपको कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने से आसान कर देती है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना आसान है, हर कोई कर सकता है, तो फिर अकाउंटिंग क्या कर रही है, अकाउंटिंग लेकर आती है आपके लिए फाइनल रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड communicated to their interested parties। अच्छा, हमने ये क्यों लिखा वो अब समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने समझा कि मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, नॉर्मल है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाला, जो आपने बनाया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। हमने समझा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आप निकालते हैं उससे, वो आपको जो करने का काम है वो इसमें निकल जाएगा। और जो लास्ट स्टेप था कम्युनिकेट करना से, इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज लिखी है, याद होगा उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र्स। डेफिनेशन में हमने जब पढ़ा था, इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब हो गया आपका यूज़र्स। ठीक है, एंड यूज़र जो भी आपके होंगे उनको आप क्या कर सकते हो, उसे कम्युनिकेट करते हो। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसे अब करने का नेचर क्या है, किस प्रवृत्ति में आपसे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों की क्या क्या तरीके हैं करने के, वो ये है कि बुक कीपिंग देखिए बहुत आसान होता है। अगर अकाउंटिंग सेंस में माने तो बुक कीपिंग जो है आपका वो नॉर्मल करने वाले काम होते हैं कि इतना पैसा मैंने आज कमाया, इतनी मेरी आज सेल हुई, इतने को मैंने आज पेमेंट करी। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, जॉब रूटीन। जॉब रूटीन को आप कह सकते हैं डेली बेसिस। ठीक है, इसका नेचर क्या है, इसको आप कह सकते हैं एनालिटिकल, क्योंकि समराइजिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, समराइजिंग के अंदर आप टायर बनाते हो, उसको एनालाइज ही तो कर रहे हो बेसिकली, जो लेजर्स निकले थे उसको आगे चल के। ठीक है, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। ठीक है, अच्छा जैसे हमने इसको डेली बेसिस कहा ना, इसको आप हल्का फुल्का कह सकते हैं कि ओकेजनली, जनरली, एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी,
ओकेजनली कह सकते हैं। ओकेजनली बेसिकली मेरा ओकेजनली का मतलब है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही होती है ईयर एंड पर, तब आप इसे करते हैं। और ओकेजनली आप बीच में भी करते रहते हैं कई बार इसको चीज़ को, ठीक है। चाहे वो कभी आपके ऑडिट के पर्पज़ से हो गया, चाहे वो क्लाइंट के पर्पज़ से हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं चेक बार बार। अच्छा, दोनों का परफॉर्मेंस किस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस का मतलब है काम जो है परफॉर्म कौन कर रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति उसे परफॉर्म करता है, कैसे लोग उसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, जो चीज़ बहुत आसान होती है ना नॉर्मल डेली बेसिस करने वाली, वो आप सीनियर लेवल के लोगों से नहीं कर पाते। कभी भी आप किसी कंपनी में देखिए, आप सीए के ऑफिस में देखिए, चाहे बड़ी कंपनी में देखिए, वहाँ पे जो एंट्रियाज हम कंप्यूटर में फीड करते हैं ना, वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीनियर अकाउंटेंट नहीं करते। वो करते हैं इंटर्न, फ्रेशर्स जो सीख रहे होते हैं कंपनी के अंदर अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं, ये वो लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आपको पता है पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, आपको पता है रिसिप्ट की, सब जगह तो सेम ही है, ठीक है। तो फिर इनका काम क्या हो गया, इसे आप किससे करवा सकते हो? इसे आप करवा सकते हो जूनियर स्टाफ से, क्योंकि डेली बेसिस पे करने वाले काम की इनकी आदत लग जाती है और ये उस चीज़ पे परफेक्ट हो जाता है कि भैया एंट्री हमें ऐसी करनी थी, इसी नेचर की बार बार आती है, वो बार बार उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये चीज़ एंट्री ये चढ़ा रहे हैं सिर्फ, तो फिर इन्हें का क्या काम है? देखिए जी, एंट्री से काफ़ी कुछ तो होता नहीं है ना। केवल एंट्री चढ़ाने से कंपनी अगर बन जाती तो जूनियर स्टाफ चला रहा होता सब चीज़ें। तो फिर क्या करना पड़ता है? जूनियर स्टाफ जो आपको रिपोर्ट एंट्री करके देगा, अब उस पर स्पेशलाइज काम कौन करेगा? सीनियर स्टाफ करेगा। तो इसे करने वाले कौन से होते हैं? सीनियर स्टाफ, ठीक है। इनकी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गलती होगी वो ये पता करेंगे, उससे आगे के कैसे काम करने हैं, उन्हें कहाँ यूज़ करना है, उन्हें ये पता होगा, ठीक है। अब जो है कि भैया इसके लिए कोई स्किल्स जो है, या फिर आप कह लीजिए कोई डिग्री चाहिए होती है, या फिर आप मान लीजिए कोई नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, तो हम मान सकते हैं इसको स्किल, या आप कह लीजिए क्वालिफिकेशन। क्या चाहिए इनके लिए? देखिए जी, किसी भी कंपनी में जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज चढ़ाने वाले होते हैं, ये 10वीं क्लास के बच्चे भी होते हैं, इसके अंदर 12वीं क्लास के भी होते हैं, कॉलेज पढ़े हुए तक भी सेम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए आपको। बुक कीपिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आर्ट्स के स्टूडेंट भी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट को भी जो जॉब नहीं मिल रही वो भी अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो खुद कॉमर्स फील्ड के वो भी कर रहे हैं। कोई 10वीं के बाद नौकरी पे लग रहा है, कोई 12वीं के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल आपको स्किल चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। कोई स्पेशल स्किल नहीं है इसके लिए, आप सीख सकते हैं आराम से। लेकिन भैया उस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाना है, ट्रायल में कैसे यूज़ करना है, कब कम्युनिकेट करना है, ये सीनियर स्टाफ जानता है। तो हाँ, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, उसको आपके लिए एनालाइज करने की पावर होनी चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूलेज याद होना ज़रूरी होते हैं, उसके लिए आपको ट्रिक्स ज़रूरी याद करनी होती है। तो हम कह सकते हैं इट रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपके पास ये 2 स्किल्स बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि भैया हम जूनियर स्टाफ से थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़े छः डिफरेंस पढ़े हमने 6 के बेसिस पर, मीनिंग, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर, परफॉर्मेंस और क्वालिफिकेशन। तो ये डिफरेंस आपको क्रिएट कर देता है, यही डिफरेंस आपको बताता है कि भैया दोनों में जो है बड़ा कौन है और दोनों में जो है डिफरेंस किस चीज़ का है, बस, ठीक है जी। ये समझ लीजिए, बुक कीपिंग जो है वो हर एक आम नागरिक भी कर रहा है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो केवल स्पेशलाइज पर्सन करते हैं, दोज हु हैव स्किल्स बेसिकली, ओके। अच्छा, बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जो सेम इसी की तरह है, कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। तो अब उसके बारे में समझते हैं। तो चलते हैं अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी पर। जो ये आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाए देख के, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में से जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो होती है वो एक बहुत छोटी पार्ट है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है ब्रॉडर है, अकाउंटिंग जो है उसके कंपैरिजन बहुत नैरो है। अच्छा, वैसे हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे समझिए कारण।
पहला पॉइंट, अकाउंटिंग, ठीक है, जो हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी है ना, कम्युनिकेशन तक हमने उसके बारे में पढ़ा था। ये पूरी डेफिनेशन अकाउंटिंग कहती है कि भैया आइडेंटिफाइंग हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अकाउंटेंसी कहती है अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, विच facilitate with the accounting and takes advance information of from this, ठीक है जी। अच्छा, अकाउंटिंग जो है वो बहुत छोटा माना जा रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेशन, ये सब हम जो करते आ रहे थे। अकाउंटिंग जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग से फैसिलिटेट करके अपनी रिपोर्ट निकाला। जैसे हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का पढ़ रहे थे, बुक कीपिंग छोटा पार्ट था, अकाउंटिंग बड़ा पार्ट था, बुक कीपिंग से अब अकाउंटिंग पर आ रहे थे। सेम वही है, अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसका एक छोटा पार्ट है अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल को नहीं समझ सकते। दूसरा, अकाउंटिंग बेस करती है केवल उसके फॉर्मूलेस पर, उसके हम जो स्टेप्स पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटेंसी डील करती है प्रिंसिपल्स पर एंड अजम्पशंस पर, ठीक है जी। इसके अंदर प्रिंसिपल और अजम्पशन दोनों सब आ जाते हैं। अच्छा, जो हम प्रिंसिपल अजम्पशन की बात कर रहे हैं वो नहीं है जो हम सिर्फ अकाउंटिंग में पढ़ते आ रहे थे। पूरी अकाउंटिंग की जैसे वो प्रिंसिपल बनी है, जो थ्योरी बनी है, वो सारा कवर अकाउंटेंसी करती है। अकाउंटिंग में हम सब केवल कुछ पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम क्या समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क है। अकाउंटिंग जो होती है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए की जाती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है ना वो पर्पज़ के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो अकाउंटिंग में तो करते ही हैं, लेकिन हम इसके एडवांस में कर सकते हैं। जैसे ऑडिटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, ठीक है जी। आपका टैक्सेशन अकाउंटेंसी का पार्ट है, नॉट एन अकाउंटिंग पार्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कह लीजिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, सारी जो हम करते हैं वो बेसिकली अकाउंटेंसी के बेस पे करते हैं, नॉट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारा बेस है, कर हम किस में रहे हैं, अकाउंटेंसी में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम पहले की तरह से हमने से पहले पढ़ा बेसिस स्कोप और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटे तो क्या समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ हम अगर अकाउंटिंग को रखें और यहाँ हम रखें अकाउंटेंसी को, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। डेफिनेशन वाला पार्ट तो आपका ऊपर से आप देख सकते हैं, सेम एज अबव, ठीक है जी। इस पे भी हम मान सकते हैं कि सेम एज अबव, कि भैया हम इतना तो समझ गए कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग है क्या। अच्छा, स्कोप की बात करते हैं, ठीक है जी। दोनों का जो स्कोप है उनमें फ़र्क क्या है भैया, ये नैरो है। अगर अकाउंटेंसी के सामने देखोगे तो नैरो है, अगर आप बुक कीपिंग के सामने देखोगे तो भैया वाइडर कॉन्सेप्ट है भी, इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, दोनों को ही करने के लिए जो चाहिए होती है आपको स्पेसिफाइंग नॉलेज होनी चाहिए, तो डिफरेंस तो हुआ नहीं इस चीज़ के अंदर। पर्पस क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। अकाउंटिंग का मेनली अगर हम पढ़ें अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसमें आपने समझा होगा कि मेंटेन रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है। हम कह सकते हैं मेंटेनिंग पूरा ही, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आगे सारे, रिकॉर्ड्स क्या करना, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम जो बात कर लेते हैं वो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एनालाइजिंग हम कर सकते हैं, इसके थ्रू से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे काम हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है जी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या पर्पस सॉल्व कर रही है हमारा,
हमने अभी समझा ना, इट इंक्लूड्स ऑडिटिंग, टैक्स, कंसल्टिंग, बजटिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग स्पेशली। तो ये सारे काम किस में आ सकते हैं, इन दोनों में आ सकते हैं। अच्छा, और भी इसमें देखो आपकी बुक के अंदर वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 2 लाइन में दे रखा है। जो अगर हम पुरानी बुक की बात करें तो उसमें केवल दो अलग अलग उसके डेफिनेशन लिख रही है, एक अकाउंटिंग एक अकाउंटेंसी की, और दोनों में 4 लाइन के अंदर से ख़त्म कर रखा है। ये इतना समझाने का पर्पज़ केवल ये है, इसका एक निष्कर्ष निकलता है बस इतना सा, कि अकाउंटिंग जो है वो एक फील्ड में कर सकते हैं, एक ब्रांच में कर सकते हैं, जैसे ब्रांच ऑफ अकाउंट हो गया, एक स्पेसिफिक पर्पस में कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी जो है वो ओवरऑल सब कवर करेगी, भले ही चाहे आप करें ना करें उस चीज़ को। क्योंकि अकाउंटेंसी जो है, मान लीजिए अकाउंटेंसी पूरी किताब है और अकाउंटिंग उसका एक चैप्टर है जो आपने अभी तक पढ़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते, लेकिन अकाउंटेंसी में वो चीज़ कवर होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका हो गया है अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी में डिफरेंस। ज़्यादा बड़ा था नहीं, केवल समझाने के पर्पज से समझाया। अगला टॉपिक जो आपको समझाने का है वो है आपका डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या है। अच्छा, डबल एंट्री जो है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है वैसे, हाँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग करके। हाँ सर, बुक कीपिंग तो समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं प्राइमरी स्टेज में पढ़ाई करते हैं, इसके अंदर भी डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का क्या फ़र्क है, सिंगल एंट्री भी कुछ होती है क्या, वो अब समझते हैं कि दोनों में चीज़ें क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री से। अच्छा, डबल एंट्री का फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें डबल एंट्री का मतलब क्या है, यानी आपको 2 बार एंट्री करनी पड़ रही है। 2 बार एंट्री क्यों करनी पड़ रही है वो समझते हैं। डबल एंट्री कहती है, डबल एंट्री सिस्टम इज एन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which both debit and credit side are recorded। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग की ना 2 साइड होती है। 2 साइड का मतलब एक होता है डेबिट, एक दूसरा होता है क्रेडिट। अच्छा, ये क्या है डेबिट क्रेडिट, इसको सब इतना समझ लीजिए कि एक तरफ समझ लीजिए आप, एक तरफ खर्चा लिख सकते हैं, एक तरफ आप नुकसान लिख सकते हैं। यही तो 2 चीज़ें होती है ना, या तो पैसा कमाया या तो गया, या तो प्रॉफिट हुआ तो नुकसान हुआ। इतना ही समझ लीजिए, 2 तरीके के हम साइड लेके चलते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है डेबिट और क्रेडिट। कहते हैं जिस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम दोनों ही साइड को अफेक्ट कर दे, यानी डेबिट में भी फ़र्क पड़ रहा है और क्रेडिट में फ़र्क पड़ रहा है, उस टाइप की एंट्री हम क्या कह सिस्टम को क्या कह सकते हैं हम, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर रिकॉर्डेड। यानी जो दोनों ही साइड है उसे आप रिकॉर्ड करते हैं और दोनों में ही कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है इस कारण से। अच्छा, इसको हम क्यों कह सकते हैं दोनों में आपका फ़र्क पड़ रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए अ कार वॉज परचेज्ड फॉर ₹2 लाख। ठीक है, एक कार खरीदी गई 2 लाख रुपए की। अब आप ये बताइए कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि किन 2 चीज़ों पर फ़र्क पड़ा होगा। सिंपल सी बात है कि भैया परचेज़ करी है वो अलग चीज़ है ना। ऑब्जेक्ट देखिए ना, क्या खरीदा, हमने खरीदा है जी कार, तो पहले कार आ गया। अच्छा, कार को हम कार तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे इसकी जगह, ये होती है हमारी फिक्स एसेट्स। तो फ़र्क किससे पड़ा, हमारे फिक्स एसेट से फ़र्क पड़ा। और दूसरी चीज़ हमारे सामने निकलती है प्राइस, यानी 2 लाख। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 अकाउंट हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, 2 लाख मतलब या तो बैंक या तो कैश, इन्हीं से तो करी होगी पेमेंट। 2 चीज़ें हमने क्या देखी, एक तरफ हम देख रहे हैं फिक्स एसेट्स है, दूसरी तरफ हमारा क्या है, बैंक और कैश है। आप अगर गाड़ी खरीदते हैं तो पैसा आता है जाता है, सिंपल सी बात है, जाता है। तो बैंक आपकी साइड क्या हो रही है, कम हो रही है, फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, हो गए दोनों साइड इफेक्ट। एक तरफ पैसा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ आपके पास कोई नई एसेट्स आ भी तो रही है। तो इस तरीके की अकाउंटिंग जो हम करते हैं, जहाँ पे दोनों ही साइड को हम लेके चल रहे होते हैं, उस सिस्टम को, अकाउंटिंग के सिस्टम को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम करने का फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब कंपेयर करते हैं दोनों चीज़ों को कि भैया पैसा टोटल कितना गया और पैसा टोटल कितना आया, उसमें आसानी हो जाती है।
जैसे आपने केवल इतना लिखा एक स्टेटमेंट का, जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिख दिया, फिर ऐसे ही करते करते मैं हर दिन एक स्टेटमेंट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये लिख रहा हूँ कि चलो 2 लाख रुपए का मैंने कोई फिक्स एसेट परचेज़ कर लिया। क्या इसके करने से हमारा ये समस्या हल होगी कि कितना पैसा गया, टोटल कितना पैसा आया, और इसके कंपैरिजन में जो नेट जो है वो ज़्यादा गया पैसा निकला है, ज़्यादा आया पैसा निकल रहा है। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, दोनों साइड सामने रखनी पड़ेगी, दोनों को बैठाओ सामने, पैसा आने वाले एक साइड, जाने वाले एक साइड, दोनों एक साथ सामने आ जाएंगे। फिर देखिए जो भैया डिफरेंस किस साइड आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वो आपको साफ बता देगा कि नेट रिजल्ट जो है वो आपके हक में है या नहीं। तो ये फ़ायदा होता है डबल एंट्री सिस्टम को करने का। अच्छा, हमने 2 एस्पेक्ट की बात करी थी, क्रेडिट और डेबिट की। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया इसके अलावा, ठीक है। तो ये नॉर्मल बस इतना ही आप समझ सकते हैं फ़िलहाल कि डबल एंट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम जहाँ 2 अकाउंट्स को आप हिट कर रहे होते हैं, 2 अकाउंट्स को आप अफेक्ट कर रहे होते हैं, और वो 2 अकाउंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसको कैलकुलेट करके आपको रिकॉर्ड कर देना है। यही तो होती है बेसिकली बुक कीपिंग। जो आप कर रहे हैं वो यही तो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। 2 साइड इफेक्ट पड़ रहा है और जिसको आप आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, डबल एंट्री तो समझ में आ गया हमें। क्या सिंगल एंट्री भी होता है? हाँ जी, सिंगल एंट्री भी होती है, ठीक है जी। सिंगल एंट्री का मतलब क्या हो गया? क्या इसमें केवल एक ही चीज़ हिट होगी? जी बिल्कुल, हिट तो दोनों ही होती है। देखिए, अगर आप लॉजिक समझिए तो ये स्टेटमेंट को ही आप सिंगल एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नॉर्मली हर बिज़नेस जो है वो भैया डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे नेट रिजल्ट, नेट आउटपुट चाहिए होता है। हर एक बारीक चीज़ का उसको पता चलना चाहिए कि जितना जो उसमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें आप क्या करते हैं, केवल एक साइड की एंट्री चढ़ाते हैं, ठीक है। और उस साइड के हिसाब से आप ये पता लगा लेते हैं कि भैया दिन में हमने कितना पैसा कमाया, कितना गया। ये नॉर्मल सिंगल एंट्री सिस्टम को वो लोग करते हैं जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस वाले हो गए, दुकानदार लोग हो गए, रेडी वाले हो गए, फिर हम जैसे इंडिविजुअल हो गए जो हम घर पे हिसाब किताब करते हैं। वो हम जो कर रहे होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर कर रहे होते हैं कि भैया हमने 100 रुपये निकाल के रखे थे, इतना इतना खर्चा हो गया, इतना हमारे पास बच गया, ख़त्म बात। ये हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। हम ये नहीं लिख रहे कि किससे पैसा आया, किसको दिया, नहीं, इतना पैसा खर्चा, इतना पैसा सोच रखा था, उसका जो डिफरेंस आ गया वो दिन का बच गया, ख़त्म बात। वो हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। जिसकी डेफिनेशन क्या कहती है? सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। इट इज़ एन इनकम्प्लीट, इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहले हमने क्या समझा जी इन दोनों में? पहला, एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो डेली बेसिस पे आप नहीं करते, ठीक है। जैसे हम कई बार हम कभी ट्रिप पे जाते हैं तो हम करते हैं ना, दोस्तों सारे इकट्ठा कर लिए, 100 रुपये था ना, या फिर मतलब जितने जितने, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1000-10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए और फिर उसमें से आप खर्चा करे जा रहे हैं। फिर जो बचता है उसके हिसाब से आप देखते कि भैया कहाँ खर्चा करा, किसने कितना पैसा मिला, या ज़्यादा हो गया तो किसको देना है, किसको नहीं देना। एक्चुअल में ये ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल रहे, इसमें आप हेड बना के नहीं सोच रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इसमें केवल आप ये लिखते हैं कि पैसा आ गया, पैसा चला गया, ख़त्म बात। दूसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे आप कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे आप ट्रायल नहीं निकाल सकते, ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ ये इसको हम इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल आपका एक छोटा सा पर्पस, कुछ समय का जो आपको समझने का होता है वो पर्पस सॉल्व कर देता है बस। अकाउंटिंग पर्पस जो कंपनी के होते हैं उसे आप डील नहीं कर सकते सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे हम घर में हमने बताया भी, जैसे पढ़ा समझा था कि छोटे मोटे खर्चे जो हम दिन भर के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं उनकी, कंपनी जो करती है उसको डेली बेसिस पे नहीं करती, ठीक है। इंडिविजुअल कर देता कई बार। घर के खर्चे होते हैं जो किताब विताब लिखते हैं घर के खर्चे की, तो उसमें आप नॉर्मली यही करते हैं, जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। कैश बुक की एंट्रीज भी हम इस बेसिस पे कर देते हैं, पर्सनल कैश अकाउंट की एंट्रीज। अच्छा, इसमें हमने अभी समझा एक नुकसान और, कि पहला तो ट्रांजेक्शन आप डेली बेसिस पे आप नहीं कर सकते फॉर कॉरपोरेट्स नॉर्मली, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा तो भैया कोई भी कंपनी इससे अपनी ट्रायल बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं निकाल सकती, ठीक है।
इट इज़ एन improper फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी जो रिकॉर्ड आपके पास है उसको आप स्टेटमेंट तो कह सकते हैं, पर वो एक इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए था इनमें, वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो यहाँ हमने अब इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लिया कि बुक के अंदर जो लिखे होते हैं वो है क्या बेसिकली, कि भैया डबल एंट्री क्या है और सिंगल एंट्री है क्या। डबल एंट्री जहाँ पे 2 अकाउंट को आप हिट करके एंट्री चढ़ करते हैं, यानी कोई भी एंट्री, कोई भी चीज़ें, कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो हमेशा 2 चीज़ों पे अफेक्ट करेगी, और वो बहुत नॉर्मल है, ऐसा होता है। सिंगल एंट्री में बस हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते, हो तो इसमें भी रहे पर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते बस, क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है उस चीज़ को निकालने का, हमारा पर्पस ही नहीं है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम ये थोड़ा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा नहीं हो रहा, बस खर्चा देखते हैं, बच गया पैसा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। डेली बेसिस में जो इंसान है वो नहीं करते, फॉर कॉर्पोरेट्स कह सकते हैं हम, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता, नॉट मेंटेन, ठीक है जी। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अब हम कंप्लीट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एंड। तो अब आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरा समझ लिया, ये समझ लीजिए जो भी हमने टॉपिक कवर करे वो सारे अब तक इन चीज़ों में हो चुके हैं। पार्ट फर्स्ट देखिए, चाहे पार्ट सेकंड देखिए, चाहे पार्ट थर्ड देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी लिख दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।